मैं सरफराज मोबिन आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन के चौथे लेक्चर में पढ़ रहे होंगे पॉपुलेशंस के बारे में। इसके बारे में हम लोगों ने पहले लेक्चर में भी जो बायोलॉजिकल लेवल्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग बहुत सारा लेवलिंग के बारे में पढ़ रहे थे, बायोलॉजी के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, सेल के बारे में, टिश्यूज़ के बारे में। उसके आगे बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने थोड़ा मोड़ा चर्चा तो पॉपुलेशन के बारे में कर ही लिए थे कि पॉपुलेशन क्या होता है। लेकिन अब से जो चलेगा, जो पार्ट हमारा चलने वाला है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में, वो मेनली चलने वाला है पॉपुलेशंस का। इससे पहले हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ लिया है। अगर कुछ स्टूडेंट एनसीईआरटी का बुक पलट रहे होंगे, न्यू एनसीईआरटी का, तो उनको ये समझ में नहीं पहले आ रहा होगा इससे पहले वाले 3 लेक्चर में कि ये पढ़ाया कहाँ से जा रहा है, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में से ऑर्गेनिजम्स वाले पार्ट को, यूनिट को कट कर दिया गया, हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। अब सिर्फ हम लोग उसमें क्या पढ़ते हैं, पॉपुलेशंस के बारे में। लेकिन हम लोग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ लिए तो कोई खराब तो हुआ नहीं। अब थोड़ा सा नॉलेज हम लोगों के अंदर और आ गया, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पूछा भी जा सकता है उससे क्वेश्चन, तो हम लोग उसके लिए भी प्रिपेयर है पूरी अच्छे तरीके से। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पॉपुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, नीट एग्जाम्स में भी आता है। तो यहाँ से जो है ना हम लोगों को बहुत ही ध्यान से और हर बातों को पकड़ कर चलना है, इसमें क्या क्या चीज़ आता है। इसमें पॉपुलेशंस में दिक्कत वहीं पर आएगा जहाँ पे कुछ नाम्स आएगा, कुछ नेमिंग किया जाएगा, तो थोड़ा टफ होता है नेमिंग को पकड़ना। अगर आप उसको समझ गए तो पॉपुलेशन वाले हिस्से को आप अच्छे से समझ जाओगे। तो आसान है, कोई बहुत भारी पार्ट नहीं है। अभी हम लोगों ने इससे पहले जो पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था पॉपुलेशन के बारे में, कि पॉपुलेशन उसको बोलते हैं जो कुछ स्पेसिफिक एरिया में कुछ स्पेशल स्पीसीज का जमावड़ा हो, कुछ उसका झुंड रहता हो, उसी को हम लोग पॉपुलेशन बोलते हैं। उसी का यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हो गया, उसी टाइप से लिखा गया कि इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कुछ एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है ऑफ सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज होगा मतलब कि कोई अलग अलग स्पीसीज का झुंड उसमें नहीं होगा, सेम स्पीसीज होगा, सेम स्पीसीज विच कैन इंटरब्रीड। अब ये वर्ड आपको ध्यान से रखना है कि इंटरब्रीड क्या है। वैसे इंटरब्रीड मतलब कि जो सेम स्पीसीज होगा वो अपने ही जाति में मतलब कि अपोजिट सेक्स से क्या करेगा, रिप्रोडक्शंस करेगा और अपने ऑर्गेनिजम्स को, अपने स्पीसीज को बढ़ाएगा, तो इंटरब्रीड करता है। तो यहाँ पे इंटरब्रीड जब वर्ड क्लियर हुआ तो एक दिमाग में थॉट आता है कि अच्छा इंटरब्रीड मतलब रिप्रोडक्शंस, जिसमें फीमेल और मेल दोनों क्या करते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस करके अपने बेबी को जन्म देते हैं। तो वो चीज़ अपने दिमाग में आता है, थॉट आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसी को हम लोग इसके हिसाब से चले तो फिर बैक्टीरिया जो होगा या मतलब उस तरह का जो यूनिसेलुलर होता है जिसके पास सिर्फ एक सेल होता है, वो किस तरह से इंटरब्रीड करता है, तो वो तो अपने आप से ही इंटरब्रीड करता है, फ्यूजन से करता है ना। तो इसका मतलब कि क्या हम लोग उसको रिप्रोडक्शन के अंदर नहीं ले सकते, मतलब असेक्सुअल को हम लोग इंटरब्रीड के अंदर काउंटिंग नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। इंटरब्रीड में हम लोग असेक्सुअल को भी काउंटिंग करेंगे। तो ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो सेम स्पीसीज का हो, जिसका एक ग्रुप हो जो इंटरब्रीड करता हो, किसके लिए, टू गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज। अपने स्पीसीज को बहुत बड़ा बनाने के लिए क्या करता होगा, इंटरब्रीड करता होगा, रिप्रोडक्शन या फिर फ्यूजन्स के माध्यम से। तो उसी चीज़ को हम लोगों ने क्लियर करने के लिए यहाँ पे बताया कि एक बैक्टीरियल सेल है जो फ्यूजन करके सेल डिवाइड करके बहुत सारे सेलों का निर्माण करता है। तो इसको हम लोग कंसीडर पॉपुलेशन फ्रॉम इकोलॉजिक प्रोस्पेक्टिव से इसको भी हम लोग कंसीडर कर रहे होते हैं। इसको हम लोग कहीं छोड़ते नहीं, मतलब असेक्सुअल को भी हम लोग इंटरब्रीड के अंदर रखते हैं। इंटरब्रीड का मतलब ये नहीं अपने दिमाग में आना चाहिए कि रिप्रोडक्शन जो करता है उसी ऑर्गेनिजम्स के सेम स्पीसीज को जो एक एरिया में रहता होगा, स्पेशल एरिया में, उसको हम लोग पॉपुलेशन बोलेंगे। ऐसा नहीं होगा। पॉपुलेशन बैक्टीरिया का भी हो सकता है, पॉपुलेशन वायरस का भी हो सकता है, जो अपने क्या करता हो कि अपने ऑर्गेनिजम्स को, अपने स्पीसीज को बढ़ाने में, गिव करने में, राइज करने में अपना पूरा योगदान करता होगा, उसी को हम लोग पॉपुलेशन बोलते हैं। अब आप लोग एक चीज़ याद करो, द लिविंग वर्ल्ड में हम लोगों ने जो अर्नेस्ट मेयर साहब ने जो बायोलॉजी का मेन स्पीसीज वाला जो कंसेप्ट दिया था, वो भी तो यही बोले थे कि एक ऑर्गेनिज्म जो सेम स्पीसीज का होगा वो अपने अंदर अपोजिट सेक्स से क्या करता है, रिप्रोडक्शंस करता है और अपने ऑर्गेनिजम्स, अपने स्पीसीज को बढ़ाता है, इस तरह से अपने ऑर्गेनिजम्स को दुनिया में कायम रखता है। तो ये तो हम लोग वहाँ से क्लियर है, और उसी चीज़ को यूज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इंटरब्रीड के वर्ड के फॉर्म में। तो कोई भारी चीज़ नहीं है, कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं। अगर हम लोग पॉपुलेशन को जनरल वाइज में समझे तो कैसे समझ सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से। जैसे अगर हम बोले कि मेरे गांव में 4 भैंस है, इसका क्या मतलब होता है कि हम लोग तो पहले भैंस वाले स्पीसीज को काउंटिंग कर रहे हैं
और अपने गांव में काउंटिंग कर रहे हैं, मतलब स्पेशल एरिया में काउंटिंग कर रहे हैं और स्पेशल स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं, ना उससे हटकर ना उससे मतलब कुछ भी नहीं, मतलब उससे ज़्यादा नहीं उससे कम नहीं, एक स्पेशल एरिया में एक स्पेशल स्पीसीज के बारे में बात की गई, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। अब जैसे बोले कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में ना 4 लाख लोग रहते हैं, 4 लाख लोग यहाँ निवास करते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि हम लोग इसमें पहली बात तो कि ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन स्पीसीज की काउंटिंग कर रहे हैं, और वो स्पेशल एरिया कौन सा, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट है कि नहीं, और वो डिस्ट्रिक्ट कोई भी हो सकता है, जनरल लाइन आप लोग समझ सकते हैं। और अगर हम बोले कि भारत में ह्यूमन मानवों की संख्या कितनी है, तो 140 करोड़ से ज़्यादा है। तो इसमें सबसे पहली बात हम लोग किस स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बींग्स के बारे में। और किस एरिया में बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं भारत, मतलब इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं कि इंडिया एक एरिया हो गया और उसके अंदर हम लोग ह्यूमन बींग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन से क्लियर है कि हम लोग जब किसी भी पॉपुलेशन की काउंटिंग करेंगे, तो उसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। एक तो स्पेशल एरिया, कौन सी एरिया की बात हो रही है, और दूसरी बात कि कौन सी स्पीसीज की बात हो रही है। पॉपुलेशन का ये मतलब कभी नहीं होता कि उसमें भैंस की भी गिनती कर दो, गाय की भी गिनती कर दो, आदमियों की भी गिनती कर दो, मतलब पक्षियों की भी गिनती कर दो और उसको पॉपुलेशन बोलेंगे, ऐसा नहीं होगा। सबका पॉपुलेशन अलग अलग होता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जब हम लोग सेम स्पीसीज की बात करेंगे तो उसमें एक मेल होगा एक फीमेल होगा जो इंटरब्रीड करके अपने ऑर्गेनिजम्स को बढ़ा रहा होगा। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि पॉपुलेशन क्या होता है। अब पॉपुलेशन के अंदर जाए तो क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन कम्पीट फॉर सेम रिसोर्सेज। अगर मान ले कि हम लोग पहले ह्यूमन बींग्स एक पॉपुलेशन लेते हैं, एक गांव की बात करते हैं, और ह्यूमन बींग्स मतलब एक स्पेशल स्पीसीज के बारे में बात करते हैं, ये एक तरह का पॉपुलेशन बनाता है। अगर मान लेते हैं कि एक गांव में 10 लोग हैं और 10 लोगों को एक ही चीज़ की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता है, और वो क्या करेगा, फूड को, क्रॉप को उगाता है और खाता है। तो फिर वहाँ पे क्या होता है ना, कंपटीशन देखने को मिलता है। सभी लोग चाहते हैं कि उसका क्रॉप अच्छा हो, उसका खाना अच्छा हो, उसका खाना बहुत हो, जो वो सर्वाइवल के लिए मतलब उसके पास सफिशेंट हो। तो यहाँ पे कम्पीट्स होता है, रिसोर्सेज के लिए कम्पीट्स होता है, ताकि वो अपने जीवन को बनाए रखे, तभी जाके वो क्या कर सकता है, अपने ऑर्गेनिजम्स को बढ़ाएगा और मतलब कि अर्थ पे, दुनिया में अपने ऑर्गेनिजम्स को, अपने स्पीसीज को कायम रख पाएगा। अगर रिसोर्स उसको नहीं मिला तो उसकी जो जनसंख्या है वो कमती चली जाएगी, जनसंख्या धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो पॉपुलेशन को बनाए रखने के लिए एक स्पेशल स्पीसीज के अंदर भी हम लोग देखते हैं कि रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन चलता है, कम्पीट्स चलता है। और कंपटीशंस कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बिल्कुल अच्छी चीज़ है। क्योंकि हम लोग नेचर में जाए तो नेचर में देखते क्या है कि एक मजबूत आदमी और एक कमज़ोर आदमी के बीच में जब फाइट होगा तो कौन जीतेगा, कभी भी कमज़ोर आदमी नहीं जीतता है, हमेशा मजबूत आदमी जीतता है। तो ये नेचर एक तरह का इंडिकेशन देता है कि आप भी मजबूत बने, आप कमज़ोर मत बने। अगर आप कमज़ोर होगे तो आपको मजबूत आदमी हरा कर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो कमज़ोर होता है वो हमेशा क्या चाहता है कि वो मजबूत से मजबूत बने, और मजबूत भी चाहता है कि हमेशा उसकी मजबूती कायम रह सके। तो कंपटीशन कोई ख़राब चीज़ नहीं है, कंपटीशन हमेशा अच्छी चीज़ होती है। तो कंपटीशन को हम लोगों को अच्छे व्यू में लेना चाहिए। और ये हर जगह कंपटीशन जो है ना, लोग कंपटीशन को देख के डरते हैं। कंपटीशन को देख के डरना नहीं चाहिए, कंपटीशन में आपको भाग लेना चाहिए और अपना अच्छा से अच्छा प्रयास करना चाहिए, ताकि आप ऊपर जा सके और सबसे अच्छा दिख सके। कौन अच्छा है और कौन बुरा है वो आपको कंपटीशन में बहुत ही अच्छे से मालूम चल जाता है। तो कंपटीशन कोई ख़राब चीज़ नहीं होती है। ये डार्विन साहब ने भी बोला था कि कंपटीशन कोई ख़राब चीज़ नहीं होती है। अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स को बनाए रखना चाहते हैं तो कंपटीशन को भी क्या करना होगा, बनाए रखना होगा। अब हम लोग इसमें लास्ट पॉइंट की बात करें तो नो ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस अर्थ कैन लिव इन आइसोलेशन। ऐसा कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं है जो अकेले दुनिया में सर्वाइव कर सके। सभी ऑर्गेनिज्म, सभी स्पीसीज़ को किसी दूसरे स्पीसीज़, किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स की हमेशा आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। कोई ये कभी नहीं कह सकता कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। किसी से झगड़ा हुआ तो वो क्या करता है ना, आइसोलेट कर लेता, घर बंद, अपना सबसे मिलना जुलना बंद, ऐसा करके बंद कर लेता है। लेकिन उससे क्या मतलब है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 10 दिन 12 दिन किसी से ऐसे रह सकते हो, उसके बाद फिर आपको किसी न किसी से इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ना कोई भी दुनिया में, अर्थ में कोई भी स्पीसीज़ होता है, सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं,
कोई भी स्पीसीज होगा सबको एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती ही है। जैसे कि अगर हम लोग बोले, हम लोग तो पहले से ही क्या है, हेट्रोट्रॉप्स है, तो हम लोगों को तो पहले ऑटोट्रॉप से क्या करना पड़ता है, निर्भर करना पड़ता है। तो हम लोग कभी नहीं बोल सकते कि हम लोग इंडिपेंडेंट है, हम लोग आइसोलेशन है, हम लोग आइसोलेट कर लेंगे खुद को, हम लोगों को प्लांट की आवश्यकता नहीं, हम लोगों को पानी की आवश्यकता नहीं, हम लोगों को सब चीज़ों की आवश्यकता है। तभी तो कहते हैं ना कि अर्थ पे ऐसा कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं है जो सर्वाइव कर सके, जो लीव कर सके आइसोलेशन में, आइसोलेट करके खुद को अलग करके। तो ये वाला आप लोगों को जो लिखा हुआ टॉपिक्स था सारा चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम लोग और भी पॉपुलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट का मतलब गुण होता है, मतलब किसी भी चीज़ का हम लोग जो प्रॉपर्टीज़ बता रहे होते हैं, गुण बता रहे होते हैं, उसी के बारे में। मतलब अगर कोई टॉपिक्स है तो टॉपिक से रिलेटेड हम किस किस चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, उसी को हम लोग एट्रीब्यूट बोलेंगे। तो यहाँ पे कौन सा टॉपिक था अपना? पॉपुलेशन वाला। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड हम लोग किस किस चीज़ों पर, किस किस पॉइंट पर हम लोग दर्शन दे सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। इसमें मेनली हम लोग 4 एट्रीब्यूट के बारे में देखेंगे। इसमें पहला एट्रीब्यूट क्या है? बर्थ रेट या फिर बर्थ पर कैपिटा इनकम, बर्थ पर कैपिटा। इकोनॉमिक्स वाला इनकम बोला गया, लेकिन वो नहीं है, बर्थ रेट है या बर्थ पर कैपिटा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब कोई पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, इसमें कोई स्पेशल एरिया में किसी स्पेशल स्पीसीज़ के बारे में बात करते हैं, और ये स्पीसीज़ क्या करता है, इंटरब्रीड करके अपने ऑर्गेनिजम्स, अपने स्पीसीज़ को बढ़ा रहा होता है। तो इंटरब्रीड करेगा तो बर्थ होगा, तो बर्थ जब होता है तो उसमें कुछ रेट आएगा, मतलब कि एक साल में कितना बर्थ हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, इस सब चीज़ों के बारे में लिख रहा है। तो बर्थ रेट हम लोग कैसे निकालते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर एक विलेज है, उस विलेज में जो अभी हाल में जो चल रहा है उसका पॉपुलेशन, मतलब उसको हम लोग बोल सकते हैं इनिशियल पॉपुलेशन, वो 100 है। और हम लोग देखते हैं कि आज के दिन ही वहाँ पर एक बर्थ होता है, मतलब एक बच्चा वहाँ पे क्या करता है, जन्म लेता है। तो 1 बर्थ, और पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन कितना है, 100 है। कितना समय लगा, मतलब बर्थ होने में कितना समय लगा, तो लगभग 1 साल। तो टाइम हम लोग ले लिए 1 ईयर। तो अब हम लोगों को बर्थ रेट निकालना है। तो बर्थ रेट हम लोग कैसे निकालेंगे, जो 1 बर्थ हुआ उसको हम लोग लिख देंगे ऊपर, और जितना है टोटल में लगा देंगे हम लोग डिवाइड। तो 1/100, और कितना समय ले रहा है, तो 1 ईयर का समय ले रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ईयर, मतलब 1 ईयर, ठीक है। जब हम लोग इसका काम करेंगे तो कितना आएगा, 0.01 पर ईयर। इसका क्या मतलब होता है कि 0.01 का मतलब होता है पर ह्यूमन, हर एक आदमी पर ईयर एक आदमी क्या कर रहा है, जन्म ले रहा है। तो पर ह्यूमन पर ईयर बर्थ रेट हम लोगों को इस तरह से निकाल लेना है। बहुत ईजी है, जो बर्थ होगा उसको हम लोग ऊपर रख देंगे और इनिशियल पॉपुलेशन को नीचे, और समय से क्या करेंगे, डिवाइड लगा देंगे। तो जो निकलेगा वो अपना क्या निकल रहा होगा, बर्थ रेट निकल रहा होगा। हम लोग इसको कैसे बोलते हैं, पर ह्यूमन पर ईयर, ठीक है। तो इजी है, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं, समय को ध्यान रखना है, पर ह्यूमन पर ईयर। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 2 पर 2 ईयर हो सकता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पर ह्यूमन पर 2 ईयर, मतलब कि हर 2 साल पर एक ह्यूमन क्या कर रहा है, अपना बर्थ ले रहा है। तो बर्थ रेट निकालना इजी है। इससे इसी की तरह सेम होता है डेथ रेट, मतलब कि जो पॉपुलेशन है उसमें से कुछ आदमी क्या करता है कि समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेथ रेट। अब उस पॉपुलेशन में कितना डेथ रेट है, कितने समय में कितना डेथ रेट देखने को मिलता है, ये भी निकालना पड़ेगा। तो डेथ रेट निकालने के लिए जैसे मान लेते हैं कि एक पॉन्ड है, एक तालाब है, उसमें अभी 80 लोटस है। कितना लोटस है, 80 लोटस। तो 80 लोटस इनिशियल, और देखते हैं कि एक समय के बाद, एक मंथ के बाद, एक महीने के बाद उस 80 लोटस में से 8 लोटस क्या हो गया, मर गया, डेड हो गया उसका। तो हम लोग बोलेंगे डेथ रेट कैसे निकालेंगे, सेम है, जितना मरा उसको ऊपर और जितना था टोटल उसको नीचे, और समय से क्या करना है, डिवाइड लगा देना है। तो 8/80 पर मंथ, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग काम करके निकालें तो क्या निकलेगा, 0.1 पर मंथ। तो क्या बोलेंगे हम लोग, पर लोटस पर मंथ, मतलब हर एक लोटस पर 0.1 लोटस क्या हो रहा है, डेड हो रहा है। सिंपल है, बहुत इजी, कोई बहुत भारी चीज़ हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग तीसरा एट्रीब्यूट की बात करेंगे, वो है सेक्स रेशियो। सिंपल है, हम लोग अगर किसी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उसमें देखते हैं सेक्स रेशियो के बारे में बताया ही जाता है कि यहाँ पर इतना ही ये है मेल है और इतना फीमेल है ना। जैसे कि हम लोग किसी
कहीं किसी देश की अगर पॉपुलेशंस के बारे में चर्चा करें तो उसमें दूसरा सवाल हर एक ह्यूमन का यही होता है कि वहाँ सेक्स रेशियो कैसा है, मतलब कि वहाँ फीमेल की संख्या कितनी है, फीमेल का नंबर कितना है और मेल का नंबर कितना है, ये मालूम होना चाहिए। अब जैसे देख लेते हैं किसी विलेज में 49 मेल है और 53 फीमेल है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं 49:53। ये जरूरी नहीं है कि पहले मेल होगा और उसके बाद फीमेल होगा, आप पहले फीमेल को बता सकते हैं उसके बाद मेल को बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो सिंबल बनाया गया वो पहले मेल का उसके बाद फीमेल का, तो मेल इज टू फीमेल है, इसको हम लोग 49:53 बोल रहे हैं। मतलब कोई किसी गांव में इस तरह का नंबर होगा जिसमें 49 मेल देखने को मिल रहा है और 53 फीमेल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट क्या अपना पूरी तरह से क्लियर है। अब हम लोग जो चौथा एट्रीब्यूट देखेंगे वो इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग एज पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। वो किस तरह का होता है उसको देखते हैं, तब तक आप लोग इसको हम लोग पॉपुलेशन एट्रीब्यूट का चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ये कौन सा एट्रीब्यूट है, तो ये है एज पिरामिड। अब ये पिरामिड तो समझ में आ गया कि उसमें कुछ मतलब कि ट्राइंगल टाइप का कुछ बन रहा होगा, तो ऊपर से ऊपर कुछ बनता होगा, तो पिरामिड देखने को मिलेगा। और कैसा पिरामिड होगा, तो एज पिरामिड। अब इसमें एज पिरामिड में क्या होता है कि एज वाइज हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं पॉपुलेशन का, कि वो एज वाले को एक ब्रैकेट में रखो, सेम एज वाले को एक ब्रैकेट में रखो, ऐसा। अब इसमें क्या मतलब ये हुआ कि फीमेल जो होगी उसके सेम एज को एक ब्रैकेट में रखेंगे और मेल के सेम एज को एक ब्रैकेट में रखेंगे, ऐसा तो ऐसा नहीं होगा। हम लोग फीमेल हो या मेल हो, सभी जो अगर सेम एज के होंगे तो सभी को एक ही ब्रैकेट में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेल एंड फीमेल ऑफ सेम एज विल बी इन सेम ब्रैकेट। जो मेल होगा और फीमेल होगा अगर वो सेम एज की होगी तो दोनों को एक ही ब्रैकेट के अंदर रख दिया जाएगा। अब ये जो एज पिरामिड हम लोग बनाते हैं वो किस बेस पर बना रहे होते हैं, तो रिप्रोडक्शन की एज पर बना रहे होते हैं। जो भी स्पीसीज होगा वो किस तरह का रिप्रोडक्शन करता है, क्या वो रिप्रोडक्शन कर रहा है अभी, तो उस ब्रैकेट में रखेंगे। क्या वो रिप्रोडक्शन कर चुका है और अब नहीं कर रहा है तो उसको उस वाले ब्रैकेट में रखेंगे। क्या वो रिप्रोडक्शन आगे चल के कर पाएगा तो उसको हम लोग उस ब्रैकेट में रखेंगे। तो उसी आधार पर जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें तो 3 तरह का हम लोगों को पिरामिड देखने को मिलेगा। एक होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव। पोस्ट रिप्रोडक्टिव का मतलब रिप्रोडक्शन कर चुका है पहले कभी, अब नहीं करना है उसको। रिप्रोडक्टिव जो अभी रिप्रोडक्शन करता है। प्री रिप्रोडक्टिव मतलब कि अभी ये रिप्रोडक्शन करने के लायक है लेकिन रिप्रोडक्शन करेगा आगे जाके, ठीक है। अब यहाँ पे जो 3 आपको पिरामिड दिख रहा है इसमें आपको समझना है, जैसे कि यहाँ पे एक नीचे वाला ब्रैकेट जो दिखने को मिल रहा है उसमें अभी प्री रिप्रोडक्टिव है, मतलब कि अभी रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है ये, अभी रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन करेगा तो इसकी संख्या क्या है, अभी ज़्यादा है। और यहाँ पे देखते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव है, जो आज के समय में रिप्रोडक्शन कर रहा है, उसकी संख्या कम है प्री रिप्रोडक्टिव के तुलना में। तो इससे क्या समझ में आता है कि आगे जाके ये जो बनेगा, ये पिरामिड बनेगा, इसमें और चौड़ाई और ब्रैकेट बड़ा होता चला जाएगा रिप्रोडक्टिव का। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, है कि नहीं, बढ़ेगा ना। तो इसमें हम लोग इसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग है, मतलब कि आगे जाके और भी ज़्यादा रिप्रोडक्शन देखने को इसमें मिलेगा, इस पिरामिड में देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं कि अगर आज की बात की जाए तो आज इतना ही रिप्रोडक्शन देखने को मिला। और देखते हैं मतलब कि जो रिप्रोडक्शन आगे जाके करेगा, प्री रिप्रोडक्टिव जो होगा ऑर्गेनिज्म, उसकी संख्या और रिप्रोडक्शन की संख्या सेम है। मतलब आज जो रिप्रोडक्शन कर रहा है और कल को जो रिप्रोडक्शन करेगा, दोनों की संख्या सेम है। तो क्या आगे जाके रिप्रोडक्शन करने वालों की संख्या और बढ़ेगी, तो ऐसा नहीं है। क्या हो जाएगा, जो आज जितना कल उतना और आगे भी जाके उतना ही रह जाएगा, सेम सेम सेम। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल पिरामिड, देखने को मिला स्टेबल पिरामिड। अब देखते हैं कि आज जो मतलब कि रिप्रोडक्शन कर रहा है, जितना आज रिप्रोडक्शन कर रहा है कल को उतना रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। मतलब कि कल जो रिप्रोडक्शन करने वाला होगा उसकी संख्या गिर जाएगी, उसकी संख्या कम है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि उसकी संख्या क्या है, कम, रिप्रोडक्शन की संख्या ज़्यादा है। तो इससे क्या समझ में आता है कि आगे जाके रिप्रोडक्शन करने वाले की संख्या बढ़ेगी या घटेगी, ऑब्वियसली घटेगी। तो यहाँ पे बोलते हैं हम लोग कि आगे जाके संख्या घटेगी, इसलिए हम लोग बोलते हैं डिक्लाइन। तो यहाँ पे देखें हम लोग एक्सपेंडिंग के बारे में, एक्सपेंडिंग पिरामिड, स्टेबल पिरामिड और डिक्लाइन पिरामिड। एक्सपेंडिंग पिरामिड में क्या होता है कि आज की तुलना में जो कल रिप्रोडक्टिव करेगा उसकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए एक्सपेंड करेगा पॉपुलेशन। लेकिन अगर स्टेबल की बात करें तो जितना आज रिप्रोडक्टिव कर रहा है कल को भी उतना ही रिप्रोडक्टिव करेगा, तो पॉपुलेशन में कोई ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। डिक्लाइन में क्या होता है कि आज जितना रिप्रोडक्टिव कर रहा है
उससे कल कम ही करेगा, मतलब उसकी संख्या में गिरावट आएगी, तो ऑब्वियसली उसके पॉपुलेशन में भी क्या आएगा, गिरावट आएगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डिक्लाइन। तो ये तीनों ही चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुका पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के बारे में, इसमें कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। अब कहीं पे अगर किसी एरिया में पॉपुलेशन है, उसकी काउंटिंग है, तो उसका कुछ ना कुछ डेंसिटी होगा, वो अपने मास से किसी इलाके को कवर करता होगा, मतलब डेंसिटी के बारे में हम लोग जनरली बात कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को तो पहली बात हम लोग एन से डिनोट करते हैं। इट इज़ यूजुअली मेजर्ड इन नंबर्स। हम लोग जो पॉपुलेशन डेंसिटी को मेज़र करेंगे वो नॉर्मली जो जनरली मेज़र करते हैं वो नंबर की फॉर्म में, मतलब हम लोग काउंटिंग कर रहे होते हैं। जैसे कि ये जो हो सकता है, इट कैन बी वेरी ह्यूज, कोई भी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत बड़ा हो सकता है और पॉपुलेशन डेंसिटी छोटा भी हो सकता है, वेरी ह्यूज टू वेरी स्मॉल। अब इसका एक एक एग्जांपल लेकर समझे तो क्लियर हो जाएगा कि वेरी ह्यूज का क्या मतलब और वेरी स्मॉल का क्या मतलब। तो वेरी स्मॉल को अगर देखें तो कुछ खाली मैदान में जो खेत वगैरह होता है, जब खाली होगा उसमें फसल नहीं लगा होगा, तो उसमें कुछ मतलब चूहे रहते हैं, रैट्स रहते हैं, तो कुछ चूहे होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा चूहे नहीं होंगे, कुछ ही होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो रैट्स इन एबेंडेंट फील्ड, जो खुला हुआ मैदान होता है उसमें। ह्यूज की बात करें तो ह्यूज क्या है, बिलियंस ऑफ ह्यूमन ऑन अर्थ। जो अर्थ पर जो ह्यूमन बींग्स जो स्पीसीज है वो जो सर्वाइव करता है उसका नंबर कितना होता है, बिलियंस में होता है। तो बिलियंस ऑफ ह्यूमन ऑन अर्थ। हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, एन से। अब ये जो कभी नंबर्स जो है ना, कभी कभी इसको मेज़र करना, इसको काउंटिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है कभी कभी, इसका एग्जांपल से समझ लेंगे। और कभी कभी ये नंबर इनसिग्निफिकेंट होता है, मतलब अगर हम लोग नंबर कितना भी दे दें उसका कोई मतलब नहीं होता, वो रह जाता है। अब जैसे एक बनियान ट्री की बात करें, एक बरगद के पेड़ की बात करें, तो बरगद का पेड़ बहुत ही विशाल पेड़ होता है ना। उसके नीचे बहुत सारा पार्थेनियम ग्रास जो होगा वो होगा। पार्थेनियम ग्रास बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब पार्थेनियम की अगर संख्या देखें तो वहाँ पे कितना है, 500। और बनियान ट्री की बात करें तो कितना है, अकेला है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बनियान ट्री जितना काम कर लेगा उससे कहीं ज़्यादा पार्थेनियम 500 मिलकर काम कर लेगा, मतलब ऐसा तो नहीं है। जितना काम बनियान ट्री अकेले कर सकता है उतना पार्थेनियम 500,000 मिलकर भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे गुड क्राइटेरिया क्या होगा पॉपुलेशन डेंसिटी का, गुड क्राइटेरिया नंबर नहीं होगा। नंबर तो एक है तो इसको तो हमें छोड़ देता है कि ये नंबर एक है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको छोड़ दो ऐसा ही। पार्थेनियम बहुत ज़्यादा, इसको ले लो आगे, लेकिन पार्थेनियम तो काम ही उतना नहीं कर पाता जितना बनियान ट्री अकेला कर पाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि गुड क्राइटेरिया जो है ना यहाँ पे नंबर होता है, जबकि बायोमास यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ पे बायोमास बात करें तो बनियान ट्री की ज़्यादा होगी और पार्थेनियम का मिलाकर 500 का मिलाकर भी क्या होगा, कम होगा। तो गुड क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, बायोमास। इसीलिए हम लोग कभी कभी बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए नंबर जो होता है वो इनसिग्निफिकेंट होता है, और कभी कभी हम लोग नंबर को मेज़र नहीं कर सकते, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ना। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का बस इतना ही था, तो हम लोग समझ चुके हैं। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। अगर किसी एरिया में कोई पॉपुलेशन है, कोई स्पेशल स्पीसीज वहाँ पर सर्वाइव करता है तो उसका कुछ ना कुछ पॉपुलेशन होगा, और ये पॉपुलेशन किस किस बातों पर डिपेंड करता है कि उसका ग्रोथ होगा या ग्रोथ नहीं होगा। जैसे कि किसी एरिया में अगर फूड एबिलिटी अच्छी है तो वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलेगा। फूड एबिलिटी ही अच्छी नहीं है तो पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो पाएगा, जो पॉपुलेशन पहले से है वो भी खत्म हो जाएगा। तो फूड एबिलिटी पर डिपेंड करता है, क्लाइमेट कंडीशन पर डिपेंड करता है कि अच्छा खासा क्लाइमेट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक्सट्रीम कंडीशन होना चाहिए जिस पर कोई भी स्पीसीज अपना सर्वाइवल नहीं कर पाए, तो वहाँ पर भी पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। अगर उसके कंडीशन में उसके फेवरेबल कंडीशन होगा तो वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ भी देखने को मिलता है। तो क्लाइमेट कंडीशन अच्छा होना चाहिए, प्रीडेशन प्रेशर भी होना चाहिए। मतलब प्रीडेशन प्रेशर का मतलब कि वहाँ पे ऐसा जीव जंतु या फिर ऐसा ऑर्गेनिजम्स ना हो जो हमें ही मार कर खा जाए। अगर हमको मार कर खा जाएगा तो हमारा आगे का जो पीढ़ी होगा वो कैसे बढ़ेगा, नहीं बढ़ सकता है। तो वहाँ पर भी पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, वहाँ भी पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पर कुछ फिगर के जरिए हम लोग समझेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ में किस किस बात, कौन कौन ऐसा चीज़ है जो पूरी तरह से डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगा या फिर घटता है। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई एक एरिया में कोई पॉपुलेशन है, कोई स्पेशल स्पीसीज़ का, जैसे मान लेते हैं ह्यूमन बींग्स है, तो कोई स्पीसीज़ पहले से रहता है, वो 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि उसका किस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। जैसे कि पहली बात तो बर्थ, अगर पॉपुलेशन में बर्थ हो रहा है, बर्थ रेट बढ़ रही है, इसका मतलब कि पॉपुलेशन में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, तो यहाँ पे बर्थ होता है।
फिर बर्थ के बाद इसका जस्ट उल्टा होता है कि वहाँ पे मरता भी है, जिस बर्थ को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर मरता भी है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोर्टेलिटी, मतलब वहाँ पे मर भी रहा है, डेड भी हो रहा है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से। किसी पॉपुलेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इमिग्रेशन कर सकते हैं, मतलब कि दूसरे जगह से कहीं दूसरे जगह जा सकते हैं। तो कोई एक जगह से हम लोग दूसरी जगह पर क्या कर रहे हैं, इमिग्रेट कर रहे हैं, तो इमिग्रेशन भी कर सकते हैं। इमिग्रेशन आई से स्टार्ट होता है, इसलिए हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और आई से ही एक वर्ड होता है इन का क्या मतलब होता है कि इन मतलब अंदर जाना। तो इमिग्रेशन का मतलब समझ में आ गया कि जगह छोड़ेंगे नहीं बल्कि जगह में जाएंगे। तो इमिग्रेशन मतलब कि जगह में आना, किसी पॉपुलेशन में इन करना। एक और वर्ड होता है ई माइग्रेशन होता है। क्या होता है, ई माइग्रेशन। तो ई माइग्रेशन का मतलब होता है कि एक पॉपुलेशन में आप पहले से सर्वाइव कर रहे थे, अब उस जगह को छोड़कर आप दूसरी जगह जा रहे हैं, मतलब कि एग्जिट ले रहे हैं उस जगह से। तो इसलिए ई माइग्रेशन जो ई से स्टार्ट होता है उसको पहली बात तो हम लोग ई से डिनोट करते हैं, और दूसरी बात कि ई फॉर एग्जिट होता है। एग्जिट का मतलब होता है कि निकल लेना, तो वो उस पॉपुलेशन से क्या हो गया, निकल गया। इस चार चीज़ों पर कोई भी पॉपुलेशन क्या होता है, डिपेंड करता है। अब एक चीज़ बताओ कि भारत की जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो इमिग्रेशन है इससे कोई प्रभाव पड़ेगा या फिर ई माइग्रेशन से कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लेते कि एक साल में 5 लाख 6 लाख आदमी इमिग्रेट कर गया, भारत से निकल गया, तो क्या मतलब कि 140 करोड़ में बहुत इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल 1% का इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस जनसंख्या में। तो इमिग्रेशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और ई माइग्रेशन से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि स्टेबलाइज्ड पॉपुलेशन डिपेंड मोर ऑन बर्थ एंड डेथ। जो स्टेबलाइज्ड पॉपुलेशन होता है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है, बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है बर्थ रेट पर और डेथ रेट पर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट इन न्यू पॉपुलेशन, जो कहीं एक जगह पर एक नया पॉपुलेशन बन रहा है, वहाँ पर अभी नया पॉपुलेशन बनना अभी स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ पे जो है ना मेनली बर्थ और डेट पर डिपेंड नहीं करता है उसका पॉपुलेशन, बहुत ही कम डिपेंड करता है लेकिन उतना इफेक्ट नहीं पड़ता उसमें। तो बर्थ एंड डेट, तो यहाँ पे जो न्यू पॉपुलेशन होगा उसमें डिपेंड करता है वो आई पर, इमिग्रेशन पर, ई माइग्रेशन पर नहीं। ई माइग्रेट कर गया न्यू पॉपुलेशन में से तो जनसंख्या क्या होगी, घटेगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगा, है ना। तो वहाँ पे इमिग्रेशन से इफेक्ट पड़ता है। जैसे कोई एक जगह है वहाँ पर अभी नया पॉपुलेशन बनना स्टार्ट हुआ है, कोई एक आइलैंड है जिसमें कोई नया पॉपुलेशन बनना स्टार्ट हुआ है, अभी वहाँ पे 10 लोग रहते हैं। अगर 10 लोग में से 5 लोग चले गए, ई माइग्रेट कर गए, तो क्या फ़र्क पड़ा ना, मतलब कि अभी पॉपुलेशन बढ़ा कि घट गया, ग्रोथ तो नहीं देखने को मिला। लेकिन वहीं पे देखिए कि 50 लोग इमिग्रेशन कर गए, मतलब कि उस जगह पर आ गए, तो अब इसकी पॉपुलेशन में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, इसके पॉपुलेशन में ग्रोथ देखने को मिला। तो जो छोटा जगह होगा, अभी नया पॉपुलेशन जहाँ बन रहा होगा, वो पूरी तरह से डिपेंड करता है किस पर, इमिग्रेशन पर। अब ना यहाँ पे कुछ टोटल पॉपुलेशन निकालना होता है, तो उसका एक फार्मूला देखने को मिलता है, आप लोग निकाल सकते हो वैसे, फिर भी देख लेते हैं। एनटी निकाले, मतलब कि टोटल पॉपुलेशन की नंबर निकाल रहे हैं यहाँ पे। जो पहले से पॉपुलेशन है, इनिशियल पॉपुलेशन, वो 50 है, इमिग्रेशन करके कितना आ रहा है 10, बर्थ भी कितना है 10, मोर्टेलिटी 5 है और ई माइग्रेशन 8 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एन नोट में सबको जोड़ देंगे, मतलब इनिशियल पॉपुलेशन में सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड करेंगे। पहली बात कि बर्थ और इमिग्रेशन को जोड़ेंगे, क्योंकि बर्थ होगा तो भी पॉपुलेशन में ऐड हो रहा होगा, इमिग्रेट कर रहा होगा तो भी पॉपुलेशन में ऐड हो रहा होगा, इनडायरेक्टली ऐड हो रहा है। तो बी प्लस आई करके एन नोट में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब टोटल में से क्या करना है हम लोगों को, जो आदमी मर गया, जिस आदमी का डेथ हो गया, मोर्टेलिटी मतलब एम को, और ई माइग्रेशन जो आदमी पॉपुलेशन से एग्जिट ले लिया, उस सबको टोटल में से क्या करना है हम लोगों को, घटा देना। तो इस दोनों को जोड़कर टोटल में से घटा देंगे। तो एन नॉट प्लस बी प्लस आई माइनस एम प्लस आई, एम प्लस ई सॉरी। तो अभी सबको टोटल करने के बाद आपको कितना आ जाता है, पूरा का सम 57 आता है। तो भी हम लोगों को क्या देखने को मिला कि पहले जो एन नॉट पॉपुलेशन था वो 50 था, अब कितना हो गया 57। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है, हमें पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना ओवरऑल। तो यहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन वाला जो भी पॉइंट्स था, सारे पॉइंट को हम लोगों ने अच्छे से इस वाले लेक्चर में पूरे अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को हम लोगों ने कवर कर लिया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।